आज हाहाकार मचा हुआ। आज पेट्रोल पंपों पे पिछले 2 दिन से लाइनें लग गई। प्रधानमंत्री कह रहा है कि गाड़ियां मत चलाओ, जहाज में सफर मत करो, फ्यूल बचाओ। रशिया कह रहा तेल ले लो, रशिया से तेल लेते हुए उसको वो दिखाई दे रहा है। रशिया हमारा पड़ोसी है, पत्थर फेंके तो रशिया जाता। वेनेजुएला से तेल लो, जहां हम खड़े हैं उसके नीचे वेनेजुएला, पाताल लोक में वेनेजुएला, जिसका सेकंड ग्रेड का ऑयल, जिसको सफाई करने में 4 गुना श्रम लगेगा, जिसको यहां पहुंचने में 200 गुना खर्चा ज्यादा आएगा, उससे तेल हम लेंगे। हम अपने पड़ोस से तेल नहीं लेंगे। छोड़ के नहीं जाते थे। एक दफे भरतपुर का किस्सा है, वो भरतपुर चले गए और महल से बुलावा आया उनका, क्या आपको महाराजा ने बुलाया भोजन के लिए? कहना भोजन के लिए? भोजन के लिए मुझे बुलाया है, ये कहां जाएंगे? 2000 आदमी साथ में थे। कहना अपने महाराजा से कहो मैं अकेला भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। अगर महाराजा में ये क्षमता नहीं है कि वो हम सबको खाना खिला सकें, तो 1 बोरी चने भिजवा दे, हम अपने चने खा के रह लेंगे, लेकिन मैं अकेला भोजन करने महल में नहीं जाऊंगा। कौन थे? उनकी क्वालिटी थी। आज सत्ता में बैठे हैं, इनकी रैली थी वोट क्लब पे, 1 लाख आदमी की भीड़ इनकी थी और हम 5000 थे। एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मेरे पास आया, बोला क्या करोगे? मैंने कहा भाई हम तो 5000 हैं, 5000 की संख्या है, डरना तो चाहिए। 1 लाख की संख्या से 1 लाख की संख्या रामलीला मैदान में है, तुम हमारे पीछे लगे हुए हो। कहने वो तो चाहे 5 लाख भी होते हो, उनको तो हमने मिटा देंगे मिनटों में, लेकिन ये जो बैठा है ना, सीना में खड़ा हो गया, तो हमको ये नहीं पता इसका मुंह किधर हो जाएगा और इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। अपने महान किसान नेता महात्मा महेंद्र सिंह जी टिकैत को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपनी अपनी यादें साझा की कि किस तरह से उनके साथ कार्य किया। नौजवानों ने बताया कि किस तरह से एक प्रेरणा लेके हम आज की लड़ाई को लड़ रहे हैं। मुझे उनके सानिध्य में काम करने का लंबे समय तक अवसर मिला और कुछ समय ऐसा मिला कि चौर साहब ने मुझे जो स्नेह दिया, शायद कम लोगों को वो नसीब हुआ होगा। कुछ यादें हैं उनके साथ बिताए हुए क्षणों की। बॉम्बे में हम आजाद मैदान में हमने घेरा डाल रखा था और डीआईजी वहां पे उनके पास आए और वो कहने लगे कि साहब अगला कदम क्या होगा? तो इशारा किया, मैं दूर था, कहने लगा भाई जो अगला कदम क्या होगा वो उससे पूछ ले। इतना विश्वास और इतना प्यार उनका था कि टोटल वो कहने लगे जो अगला कदम होगा उनसे जाके पूछ ले। उनकी आदत थी, बड़ा आदमी ऐसे नहीं बनता, कर्मों से बनता। 1 रोटी थी और 10 आदमी थे तो 10 में बांट के खाते थे। ये नहीं कि मैं खा लूं और 9 कहीं और देख लेंगे। 10 टुकड़े करते थे 1 रोटी के, छोड़ के नहीं जाते थे। एक दफे भरतपुर का किस्सा है, वो भरतपुर चले गए और महल से बुलावा आया उनका, क्या आपको महाराजा ने बुलाया भोजन के लिए? कहना भोजन के लिए? भोजन के लिए मुझे बुलाया है, ये कहां जाएंगे? 2000 आदमी साथ में थे। कहना अपने महाराजा से कहो मैं अकेला भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। अगर महाराजा में ये क्षमता नहीं है कि वो हम सबको खाना खिला सकें, तो 1 बोरी चने भिजवा दे, हम अपने चने खा के रह लेंगे, लेकिन मैं अकेला भोजन करने महल में नहीं जाऊंगा। कौन थे? उनकी क्वालिटी थी। उनका ऑब्जर्वेशन था लोगों के बारे में। कर्नाटक में हम एक इशू पे इकट्ठा हुए और मैं विश्लेषण करने में चूक गया। मैंने कहा जी ये आदमी
पॉजिटिव रहेगा। वार्ता में हम बैठे थे, 3 घंटे की वार्ता के बाद बेनतीजा जब हम एक कमरे में दोनों गए तो वो कहने लगे जिस आदमी को तुम अच्छा कह रहा था वो आदमी सबसे बड़ा गुटमंडू है, वो इस संगठन का सत्यानाश करेगा। और वही हुआ। मतलब ऑब्जर्वेशन था उनका, सोच था उनका, कार्यशैली थी उनकी। हजारों मसले रहे इस तरह के जिन पे मैं बता सकता हूं और बहुत लंबी वार्ता कर सकता हूं। उनके बारे में जितना कहा जाए कम। लड़ाई किसानों की पिछली सदी की बात करें तो पंजाब का, हमारे उत्तर भारत में, ऐसे तो देश में समय समय पे किसान योद्धा हुए और अलग अलग प्रांतों में लड़ाई लड़ी गई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जिन लड़ाइयों का जिक्र होता है किसान की लड़ाइयों का, सरदार अजीत सिंह का जो 1906 का आंदोलन था, पगड़ी समाज रखा, वही किसान आंदोलन था जो अपने समय का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। उसके बाद पंजाब प्रांत में जो पलवल से पेशावर तक का एक क्षेत्र था, चौधरी छोटू राम ने उस टाइम पे ये एक नई क्रांति और नई दिशा दी थी और ये राह दिखाई दी कि केवल किसान संगठन से नहीं, राज सत्ता को हासिल करके आगे बढ़ा जा सकता। और उसी कड़ी को लेकर चौधरी सिंह आगे बढ़े। चौधरी छोटूराम का दायरा आजादी से पहले पंजाब तक सीमित था। चौधरी चरण सिंह ने एक विस्तृत दायरा दिया और पूरे देश में एक आजाद, एक बुलंद आवाज दी और ये बताया कि कलम की ताकत बड़ी ताकत होती है। जिस दिन किसान कलम की ताकत हासिल कर लेगा उस दिन सत्ता परिवर्तन होगा। चौधरी चरण सिंह चले गए 87 में। उसी दौर में चौधरी टिकैत खड़े हुए जब शून्य था किसान नेतृत्व का। ये जिनके मैंने नाम लिया, सरदार अजीत सिंह का ग्राउंड पे काम था, लेकिन छोटूराम जी और चरण सिंह का जो था वो एक पॉलिटिकल मंच के माध्यम से उन्होंने इस देश और इस किसान की सेवा की। चौधरी टिकैत ने जो ताकत दी, किसान की जो अप्रोच थी, किसान सिपाही से ज्यादा, सिपाही से भी डरता था मेरे से पूर्व बताया मेरे साथियों ने। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी उनका शोषण करता था। कई गांवों में आज भी कहावत है कि फलाने तो भाई पटवारी की धोती धोते थे। सबसे बड़ा वो अधिकारी था, उसी की चापलूसी में लगे रहते थे। चौधरी टिकैत ने आज हमें दिया कि हर जिले में हमारा आदमी आज सिपाही नहीं, एसपी से जाके, एसएसपी से जाके सीधा मिलता है, नजर मिलाता है। हर जिले में हमारा आदमी पटवारी से बात नहीं करता है। हम मासिक पंचायत में जाके डीएम के सामने अपनी बात रखते हैं और बात मनवाते हैं। ये चौधरी टिकैत दे के चले गए, जिसका कोई सानी नहीं है। आज किसान जिस आत्म सम्मान के साथ रह रहा, मैं एक दिन हम और चौधरी टिकैत वर्धा में थे, गांधी जी के आश्रम में, और वहां के किसानों को पता चला तो वहां कुछ किसान आ गए। चौ साहब कहने लगे क्या पता रखी है, किसान तो बड़ा मजबूत होता है, किसान तो जमीन का सीना चीर के अन्न पैदा करता है, तुम आत्महत्या क्यों करते हो। तो बड़े इनोसेंट किसान थे, कहने लगे जी हमारे पास कोई चौधरी टिकैत नहीं है। उत्तर भारत में आपने बहुत कर लिया, उत्तर भारत को छोड़ के महाराष्ट्र में आ जाओ, जिस दिन आप आ जाओगे एक भी किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या। बहुत से ऐसे मौके, बहुत से मतलब किसान ये देखने लगा था कि चौधरी टिकैत जो है वो ताकत और सिंबल का नाम। एक दिन हम यहाँ 5000 की संख्या में धरना दे के बैठे थे जंतर मंतर पे, जो आज सत्ता में बैठे हैं, इनकी रैली थी वोट क्लब पे। 1 लाख आदमी की भीड़ इनकी थी और हम 5000 थे। तो एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मेरे पास आया, बोला क्या करोगे। मैंने कहा भाई हम तो 5000 हैं, 5000 की संख्या है, डरना तो चाहिए। 1 लाख की संख्या से 1 लाख की संख्या रामलीला मैदान में है, तुम हमारे पीछे लगे हुए हो। कहने लगा वो तो चाहे 5 लाख भी होते हो, उनको तो हमने मिटा देंगे मिनटों में, लेकिन ये जो बैठा है ना, जिला का खड़ा हो गया तो हमको ये नहीं पता इसका मुंह किधर हो जाएगा और इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। चौधरी टिकैत स्वयं में संगठन थे, अगर वो अकेले भी खड़े हो गए तो संगठन, किसान संगठन खड़ा हो गया माना जाता था। उनको 150, 200 और लाख आदमियों की जरूरत नहीं थी। ऐसी छवि चौधरी टिकैत की बन गई थी
इस तरह का दूसरा नेता मिलना तो संभव ही नहीं, लेकिन उनकी नीतियां हमारे बीच में है और उन्हीं नीतियों को लेके हमारा संगठन काम करता। जिन विषयों को लेके हम लड़ रहे थे और विशेष तौर पे जिस WTO को लेके हम लड़ रहे थे और उन्हीं के नेतृत्व की वजह से, उन्हीं के संघर्ष की वजह से एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर आज भी WTO में पेंडिंग है, उस पर साइन नहीं हो पाया। रात के 12 बजे वहां से फोन आया, जब मीटिंग थी, उन्होंने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, अटल बिहारी जी थे प्रधानमंत्री, कि अपने मंत्री को कहो साइन कर दे। अटल जी कहने लगे मेरी हिम्मत नहीं है, देश की स्थिति ऐसी है, किसान आंदोलन इतने उग्र रूप में है, अगर मैंने साइन कर, हमारे मंत्री वहां साइन करता है तो हमारी सरकार को जाना पड़ेगा। ऐसा जवाब दिया था अटल जी ने, और वो आज तक रुका हुआ। लेकिन आज हम उससे ज्यादा विकट परिस्थिति में है। WTO जब साइन नहीं हो पाया तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसका तोड़ निकाला कि FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। WTO तो 150 से ज्यादा कंट्रियों के बीच में एक एग्रीमेंट था, FTA कंट्री टू कंट्री होने लगा। WTO में हमको टैरिफ लाइन मिली थी और कुछ टैरिफ लाइन ऐसी थी कि हम 300% तक शुल्क लगा सकते थे। FTA में 0 ड्यूटी। अभी आपने देखा होगा इंडो US डील, जिसकी घोषणा वाशिंगटन से होती है, 140 करोड़ का मुल्क, जिसके भाग्य का फैसला वाशिंगटन तय करता। वाशिंगटन की कृषि मंत्री कहती है कि हम हिंदुस्तान में आने वाले 5 वर्षों में $500 अरब का व्यापार करेंगे, और भारत सरकार देश के किसान को बता नहीं रही है कि हमने आपको बेच दिया, हमने आपका सौदा कर लिया। दूसरी बात वो कहती है, वहां ये कहा जाता कि हम कृषि क्षेत्र में अपना, हमारे किसानों को फायदा होगा, ऐसा स्पष्ट कहा उन्होंने। हमारे कृषि मंत्री कहते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण कृषि की फसलों को बचाएंगे, उनका ख्याल रखेंगे। हम 400 फसलें पैदा करते हैं, आप कुछ को क्यों बचाएंगे, आप 7% को क्यों नहीं बचाएंगे? इसका जवाब भारत सरकार के पास नहीं। और फिर वो एग्रीमेंट की क्लॉजेज आती है, हमें तो पहले ही पता था, लेकिन वो खुलासा होता, मक्का तो नहीं आएगी लेकिन मुर्गी दाना आएगा, सोयाबीन तो नहीं आएगा लेकिन सोयाबीन का तेल आएगा। मतलब कान को इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ेगा, वो अमेरिका ने साफ किया। एक मॉनिटरिंग कमेटी बनी है, वो मॉनिटरिंग कमेटी इसलिए बनी है कि हिंदुस्तान रशिया से तेल ना खरीदे। अमेरिका हमारी मॉनिटरिंग कमेटी हमको डूब के मरना चाहिए। हम अपने आप को आजाद देश कहने का अधिकार कहां रखते हैं? मतलब एक विदेशी शासक ये कह रहा कि मैं जिस दिन चाहूं मोदी को 24 घंटे में मिट्टी में मिला सकता हूं, और हमारा प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं कह रहा। किसी देश का इससे बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता। आज हाहाकार मचा हुआ, आज पेट्रोल पंपों पे पिछले 2 दिन से लाइनें लग गई। प्रधानमंत्री कह रहा है कि गाड़ियां मत चलाओ, जहाज में सफर मत करो, फ्यूल बचाओ। रशिया कह रहा तेल ले लो, रशिया से तेल लेते हुए उसको वो दिखाई दे रहा है। रशिया हमारा पड़ोसी है, पत्थर फेंके तो रशिया जाता। वेनेजुएला से तेल लो, जहां हम खड़े हैं उसके नीचे वेनेजुएला, पाताल लोक में वेनेजुएला, जिसका 2nd ग्रेड का ऑयल, जिसको सफाई करने में 4 गुना श्रम लगेगा, जिसको यहां पहुंचने में 200 गुना खर्चा ज्यादा आएगा, उससे तेल हम लेंगे। हम अपने पड़ोसी से तेल नहीं लेंगे, अपने पड़ोसी से बात नहीं कर सकते। हम अपने आप को कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। आज हम फंसे हुए हैं। बाबा टिकैत लड़ रहे थे इसी बात को लेके। हमने अमेरिका, आज से नहीं हो रहा ये, दीपेंद्र जी, कांग्रेस भी इन्हीं समझौतों की तरफ जाती थी, लेकिन कांग्रेस में ये था जब हम आंदोलन करते थे तो वो हमारी लिहाज करके उसको पेंडिंग डाल देते थे। हमने इन्हीं समझौतों को 20 साल तक पेंडिंग रखवाया, लेकिन ये तो निर्लजता के साथ, बहुत ही निर्लजता के साथ कह रहे हैं कि करेंगे। हमारी लड़ाई तो निरंतर है। हम तो इशू को लेके लड़ते हैं, हमें किसी पार्टी की कोई लिहाज नहीं है। इशू तब भी थे और इशू आज भी है, लेकिन हम कांग्रेस के ज्यादा नंबर इसलिए देते हैं कि जो भी
समझौते की तरफ सरकार बढ़ी और जब हम लड़ने के लिए खड़े हुए तो कांग्रेस ने 2 कदम पीछे की और वो पेंडिंग चलता रहा। आज की परिस्थिति बहुत ही खराब है। आज एक ऐसा निरंकुश देश की कुर्सी पे बैठा जो ये कहता है कि जो मैंने सोच लिया वो करूंगा। क्या होती है जनता और क्या होते हैं लोग। तो आज बाबा टिकैत की लड़ाई को बहुत ही मजबूती से लड़ने की आवश्यकता है और एक समझौता नहीं है। हम अभी न्यूजीलैंड से किया, हमने न्यूजीलैंड से किया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड क्या भेजेगा? क्या है न्यूजीलैंड के पास? दूध है, दूध है, मैक्सिमम उसके पास दूध है, सब्जियां हैं। दूध अगर हमारे यहाँ आता, दूध किसान की सेकंड इकोनॉमी नहीं फर्स्ट इकोनॉमी हो गई है। फसल के दाम तो मिले ना मिले, दूध के दाम मिल जाते हैं और दूध बेचने के लिए पशुपालन में ना किसान को कोई दूसरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ना उसको कोई ढांचा बनाना पड़ता है। सब कुछ मौजूद है। मौजूदा सिस्टम में, मौजूदा संसाधन में किसान दूध पशुपालन के माध्यम से अपना गुजारा कर सकता है। न्यूजीलैंड से समझौता हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बार बार इंग्लैंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 32 समझौते हैं हमारे जो पाइपलाइन में। जिस टेक्नोलॉजी का हम विरोध कर रहे थे महात्मा टिकैत के विरोध में, वो मंडरा रही है हमारे पास, सरसों पे आ रहा है। ब्रिंजल हमने रुकवाया था कांग्रेस के टाइम में, ब्रिंजल आ गया था। वो मैंने जब बताया कि कांग्रेस 2 कदम पीछे खींच लेती थी, वो ब्रिंजल जब उस पर हमारा विरोध हुआ तो जयराम रमेश जी जब मंत्री थे उस समय, उन्होंने पूरे देश में जाके किसानों को सुना और जब उनको एहसास हो गया कि देश भर का किसान इसके विरोध में है तो उसको पेंडिंग डाल दिया गया। आज तक पेंडिंग है। लेकिन ये तो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ट्रायल हो रहे हैं, किसान से छुपाया जा रहा है। बीटी राइस आपके टाइम, हुड्डा साहब के टाइम में बीटी राइस का ट्रायल था। करनाल हम गए, करनाल हमने जाके उसको जला दिया ट्रायल फील्ड को। अब भी मुकदमा पेंडिंग ही है, लेकिन निर्णय लिया गया कि भविष्य में बीटी पे कोई ट्रायल नहीं होगा। निर्णय लिया गया, आज ट्रायल हो रहे, बीटी क्रॉप्स के ट्रायल हो रहे हैं। बीटी कॉटन 2003 में आया तो हम 3350 वैरायटी थी कॉटन की हमारे पास। आज 2026 में हमारी नेटिव वैरायटी बाजार से गायब है। हम बीटी पे निर्भर है टोटल, और बीटी फेल हो गया। बीटी फेल हो गया है। सरकार ने बीटी को, मॉन्सेंटो को कहा कि इसकी सेकंड जनरेशन हमको दे दो, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। आपके पास विकल्प नहीं, आप अपने बीज खत्म कर गए, आप बीटी आपका फेल हो गया। उस फेल हुए बीज को किसान आज बीज रहा। ये हमारी स्थिति है और वो एक बीटी के साथ है। जैसा मैंने कहा कि हम 400 फसलें पैदा करते हैं, अगर सबके साथ ये हो गया तो खाद्य संपूर्णता की बात करते हैं, खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं हम। कहां से खाद्य सुरक्षा हो जब हमारा बीज नहीं रहेगा, हमारी बौद्धिक संपदा खत्म हो जाएगी, हमारी नेटिव वैरायटी खत्म हो जाएगी। तो मैं ये बातें लंबा इसलिए कर रहा हूं कि टिकैत की लड़ाई का सेकंड फेज और जो बहुत ही घातक और बहुत खतरनाक हमारे सामने खड़ा, हम उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। शब्दों की श्रद्धांजलि से काम नहीं चलेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, खड़ा होना पड़ेगा, आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसा अभी विजेंद्र जी कह रहे थे कि हम भूल गए, सैकड़ों दफे हमारे किसानों ने उनके नेतृत्व में गिरफ्तारी दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले टिकैत साहब के जाने के बाद यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी देनी छोड़ दी, फ्री रेल की सवारी छोड़ दी है, दिल्ली का रास्ता भूल गए हैं, गिरफ्तारी देनी छोड़ दी है। जब तक इस दिल्ली में आगे फिर दिल्ली की छाती पे मूंग नहीं दड़ी जाएगी, जब तक जेलें नहीं भरी जाएंगी, तब तक ये निरंकुश हटने वाले नहीं है। चौधरी टिकैत को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि जो राह वो दिखा के गए हैं उससे भी तेज धार के साथ हम मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, यही टिकैत साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। जय हिंद, जय किसान।